आज मैं एक ऐसा टॉपिक लेके आया हूँ जिस पे बहुत कम लोग बात करते हैं कि भारत में जेट इंजन आज तक क्यों नहीं बने, फाइटर जेट इंजन्स, और जो हमारा अपना इंडिजिनस प्रोजेक्ट था कावेरी का, वो क्यों फेल हुआ, और एक जेट इंजन बनाना इतना कॉम्प्लेक्स क्यों है, और जेट इंजन सिर्फ दुनिया के 4 या 5 ही देश बना पा रहे हैं और ये न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी से बहुत ज़्यादा एडवांस्ड है। ऐसा क्या है इंजन्स में और क्यों बाकी देश हमारे साथ शेयर नहीं करना चाहते टेक्नोलॉजी, इस पे बात करते हैं कुछ मिनटों में। सबसे पहले आपको बताने के लिए कि हार्ट होता है, दिल, एक किसी भी फाइटर जेट का, उसका जो दिल होता है वो उसका एरो इंजन होता है। तो उसी इंजन के ऊपर हर चीज़ काम करती है। इंजन से ही सारी टैपिंग्स ली जाती है, चाहे वो उसके एयर कंडीशनिंग सिस्टम हो, चाहे उसके प्रेशराइजेशन हो, चाहे ऑक्सीजन की टैपिंग्स हो, चाहे इलेक्ट्रिकल सिस्टम्स मूव करने हैं, चाहे हाइड्रोलिक्स, चाहे न्यूमेटिक्स, हर चीज़ जो सोर्स है वो इंजन से है। तो ये सारी टैपिंग्स उस इंजन से उस एयरफ्रेम के अंदर डिज़ाइन करके ली जाती हैं और उसके हिसाब से ये इंजन। अब इंजन जो फाइटर जेट का होता है उसके अंदर हमारे को एडिशनल थ्रस्ट चाहिए होती है, जिसको आफ्टर बर्नर कहते हैं या रीहीट कहते हैं। ये जो चीज़ होती है इसके अंदर हजारों लाखों छोटे छोटे कंपोनेंट्स होते हैं जो मूव करते हैं। जैसे पुराने ज़माने में घड़ियाँ होती थी, छोटे छोटे व्हील्स मूव करते थे, उससे बड़ी व्हील मूव करते थे, उससे सुई मूव करती थी। तो इसके अंदर हजारों मूविंग पार्ट्स होते हैं एक जेट इंजन के अंदर। इसकी अंदर जो टरबाइन है उसका जो टेम्परेचर है वो 1500 डिग्री सेंटीग्रेड, 1500 डिग्री सेंटीग्रेड, जो कि एक ज्वालामुखी के लावे के टेम्परेचर के हिसाब से। और सिंपल टर्म्स में कहा जाए तो पायलट एक प्रेशर कुकर के ऊपर बैठा हुआ है। अगर 2 इंजन हैं तो 2 बड़े प्रेशर कुकर हैं, इसके अंदर से प्रेशर जनरेट हो रहा है बहुत हाई, और पायलट उसके ऊपर बैठा हुआ है, और ये एक जेट इंजन होता है। इसके अंदर जो अलॉयज होते हैं, इसके अंदर जो मेटलर्जी होती है, इसके अंदर जो क्रिस्टल ब्लेड्स होते हैं, आइए इसके ऊपर थोड़ी सी बात करते हैं। सबसे पहले कावेरी एक GTRE कंपनी है DRDO के नीचे, गैस टरबाइन एंड रिसर्च एस्टैब्लिशमेंट। इसने भारत में जब डिसाइड हुआ कि हम तेजस बनाएंगे तो उसने काम करना स्टार्ट किया। तो 1989 में GTRE बनी। 1990 में इन्होंने जनरल इलेक्ट्रिक जो US की कंपनी है उसके साथ एक एग्रीमेंट किया और बोला कि आप हमारे साथ शेयर कीजिए, कोलैबोरेट कीजिए, और हम इंजन बनाना चाहते हैं। तो 1996 में 6 साल बाद इन्होंने फर्स्ट प्रोटोटाइप बनाया। आपकी जानकारी के लिए 15 से 20 बिलियन डॉलर लगते हैं एक जेट इंजन बनाने में किसी भी देश को, और कम से कम 20 से 30 साल लगते हैं। 20 से 30 साल लगते हैं एक अच्छा फाइटर जेट इंजन बनाने के। इनिशियल जब डेवलप, उसके बाद प्रोडक्शन बढ़ जाती है, बट इनिशियल जो आप डिज़ाइन कर रहे हैं और बना रहे हैं उसमें इतना टाइम और इतना समय लगता है, बहुत ही महंगा काम है। तो इसीलिए सारी दुनिया बने बनाए इंजन लेती है और उसी में अपना एयरफ्रेम लगा के काम चलाती है। जैसे ये अमेरिका के G404, G414 जो हमारे तेजस में फिट हो रहे हैं, या 414 हमारे LCA Mark 2 में आएंगे या आमका में आएंगे, ये प्रूवन इंजन्स हैं। और जितने भी चाइनीज़ प्लेटफॉर्म्स हैं उन्होंने भी रशियन इंजन्स को लेके अपने बैक एंड पे उसको डेवलप करके उसको ऑपरेट कर रहे हैं। फिर 2003 में इनका फर्स्ट ट्रायल हुआ, 2003 में कावेरी इंजन का, और 2003 से लेके 2013 तक ये 10 साल कोशिश करते रहे कि हम इस इंजन को बना दें। तो 60 to 70 किलो न्यूटन इसकी थ्रस्ट आई। रीहीट में ये इंजन काम नहीं किया, और कहीं ना कहीं जाके इन्होंने 2013 में 1989 से लेके 2013 तक 24 साल लगे, बट ये इंजन नहीं बना इनसे, और फाइनली 2013 में ये प्रोजेक्ट कॉल ऑफ कर दिया। कारण बहुत हैं, फंडिंग ठीक से नहीं आई, इसके जो टेस्ट बेड्स हैं जिसके बारे में अभी आपसे बात करूंगा वो अवेलेबल नहीं थी। इस जहाज़ के कंपोनेंट्स बना के हमारे को दूसरे देशों में ले जाने पड़ते थे ट्रायल्स के लिए, फिर वापस लाते थे, फिर कुछ करेक्शन करते थे, फिर लेके जाने पड़ते थे। तो उसमें भी बहुत समय लगा। ऐसा नहीं है कि इसमें ऑर्गेनाइजली गलती नहीं थी, बट इन शॉर्ट 2013 में डिसाइड किया गया कि ये इंजन नहीं बचा। तो जेट इंजन में होता क्या है
इसके अंदर जो सबसे कठिन चीज़ रहती है, जो आपकी जानकारी के लिए, एक सिंगल क्रिस्टल ब्लेड रहते हैं। ये एक ब्लेड्स रहते हैं जो कि ये टेम्परेचर, जैसे मैंने आपको बताया, उसको विथस्टैंड करने के लिए। उसके अलावा इसमें थर्मल बैरियर की कोटिंग होती है। जब जहाज टरबाइन्स हैं वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स घूमते हैं, तो जो फोर्स लगती है उससे जो टेम्परेचर में बदलाव आता है वो डिफॉर्म ना हो, एक तरह की कोटिंग लगती है, जो कि बहुत ही कम देशों के पास वो टेक्नोलॉजी है, और वो जो है वो भारत में नहीं है अभी तक। देन हमारे को ना उसमें एडवांस्ड अलॉयज चाहिए होते हैं, एडवांस सुपर निकल अलॉयज चाहिए होते हैं। तो ये भी भारत में अब कोशिश जारी है कि इनको लेके इस पे काम किया जाए। जो ज़रूरत है इस वक्त भारत को इंजन बनाने के लिए, उसमें हमारे को सबसे पहले सबसे ऊपर चाहिए हाई प्रेशर कंप्रेसर जो सेटअप है, जो ज़मीन पे उतना प्रेशर क्रिएट कर दे टेस्टिंग के लिए कि ये जो हमारे ब्लेड्स हैं, जो हमारे कंप्रेसर्स हैं, जो हमारी टरबाइन हैं, जो हमारे एग्जॉस्ट हैं, जो हमारे आफ्टर बर्नर्स की मूवमेंट है, वो ठीक से काम कर रही है कि नहीं। इसके लिए जो चीज़ें चाहिए वो भारत में अभी नहीं बन पा रही हैं। उसके लिए बहुत ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर और इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है। दूसरा हमारे को जो कमी महसूस हो रही है इस वक्त भारत में जेट इंजन बनाने के लिए, वो फेडेक है, फुल अथॉरिटी डिजिटल इंजन कंट्रोल। ये एक ऑटोमेटेड चीज़ है, इस पर कभी किसी और दिन बात करेंगे, बट फेडेक भी हमारे पास नहीं है। देन एडवांस कोटिंग की टेक्नोलॉजी हमारे पास नहीं है। एंड सबसे ज़रूरी चीज़ जो मैं आपसे कह रहा था, टेस्ट बेड्स। अब आप पूछेंगे टेस्ट बेड्स क्या होते हैं? तो टेस्ट बेड में जैसे एक टेस्ट बेड होता है सी लेवल पे जहाज़ को चेक करने के लिए, समुंदर के तल पे, तो उसको सी लेवल स्टैटिक इंजन टेस्ट बेड बोलते हैं, और एक हाई ऑल्टीट्यूड टेस्ट बेड बोलते हैं। तो जो इंजन जब मैन्युफैक्चर होता है, इनको इस जगह पे ले जाया जाता है, सिमुलेट किया जाता है कि ये समुंदर पे है जहाज़ इस वक्त, क्योंकि समुंदर पे जो एम्बिएंट टेम्परेचर प्रेशर लेके, इतनी ह्यूमिडिटी लेके उसको टेस्ट किया जाता है। और दूसरा, यही इंजन को 15 से 20 किलोमीटर की हाइट पे ले जाया जाता है, मतलब 45,000 से 60,000 फीट की हाइट पे कैसे ऑपरेट करेगा ये इंजन। तो उसके लिए हमारे पास टेस्ट फिजिकली नहीं जाते, ये हैंगर्स में ही बड़े बड़े स्ट्रक्चर होते हैं, उस इंजन को उसके अंदर रख के उसको टेस्ट किया जाता है, सिमुलेट किया जाता है कि उस हाइट पे। अब ये क्यों करते हैं? क्योंकि जहाज़ को हमें चेक करना पड़ता है उस ऑल्टीट्यूड पे सर्च तो नहीं कर रहा, अगर इंजन बंद हो जाए तो रीलाइट होगा कि नहीं होगा, अगर वो इंजन फ्लेम आउट हो जाए, अगर बंद हो जाए किसी कारण से, उसमें क्या क्या चेंजेस आते हैं, उसमें कितनी वेरिएशन आते हैं। अगर हम उसको क्रूज़ उसमें डालते हैं या सुपर क्रूज़ डालना चाहते हैं, सुपर क्रूजेज़ बिना रीहीट लगाए अगर सुपरसोनिक जाना चाहते हैं तो है, अगर वो सुपरसोनिक रेजीम में ऑपरेट कर रहा है उस ऑल्टीट्यूड पे, तो उस इंजन में क्या क्या चेंजेस आएंगे, ये सारे के सारे हम सिमुलेट करते हैं इन टेस्ट बेड्स में, और ये हमारे पास नहीं है। कुछ हैं, कुछ नहीं है। तो उसके लिए हमारे को फ़ॉरेन से, उन देशों से रिक्वेस्ट करके इस इंजन्स को वहाँ लेके जाना पड़ता है और वहाँ पे टेस्ट किया जाता है। अब इसमें इसके अलावा हमारे पास कंप्रेसर की टेस्ट रिग्स होती हैं, जो अकेला सिर्फ कंप्रेसर को टेस्ट करता है। फिर हमारे पास टरबाइन की टेस्ट रिग्स होती हैं। उसके बाद हमारे पास बर्ड इंजेक्शन टेस्ट रिग होती है। ये बड़ी पिक्यूलर चीज़ है। जहाज़ में जब भी एक बर्ड हिट होता है, वो बर्ड मुश्किल से 7-8 किलो का होगा। जब वो बर्ड या बड़ा बर्ड 10-12 किलो का होगा, जब वो आके जहाज़ के ब्लेड पे लगता है, वो जहाज़ के अंदर शैटर हो जाता है, बिकॉज मास इनटू वेलोसिटी स्क्वायर, जो मोमेंटम जिससे स्ट्राइक होता है, जहाज़ की स्पीड इतनी तेज़ है, तो जो भी मास है वो इतनी प्रोपोर्शनेटली ज़्यादा इफेक्ट करता है। तो आप देखेंगे कि आपके सिविल एरोप्लेन्स में या मिलिट्री एरोप्लेन्स में जब बर्ड हिट होता है तो बहुत ज़्यादा डैमेज होता है। उसको सिमुलेट करने के लिए टेस्ट बेड्स हैं। तो उसमें बर्ड असली वाले या उस हिसाब से आर्टिफिशियली बना के उस इंजन में फेंके जाते हैं टेस्ट बेड्स में, और देखते हैं कि जहाज़ कैसे उस बर्ड्स को हैंडल कर पाता है। उसमें कुछ डिज़ाइन के चेंजेस चाहिए, या उसमें कुछ हमें वो लगाने चाहिए प्रोटेक्शंस, या वो किस स्टेज तक टरबाइन के जाके वो डैमेज कर सकता है। ये सारी चीज़ें टेस्ट होती हैं। देन हमारे पास एंड्योरेंस टेस्ट बेड्स होते हैं कि जहाज़ 1 घंटा उड़ा, 1.5 घंटा उड़ा, 2 घंटे उड़ा, या रिफ्यूलिंग के बाद आजकल फाइटर्स 7-7, 8-8, 10-10 घंटे उड़ रहे हैं। तो अगर वो इंजन कंटिन्यूसली 7, 8, 10 घंटे तक ऑपरेट कर रहा है,
उसके एंड्योरेंस, तो उसमें क्या चेंजेस आ रहे हैं, उसकी फ्यूल कंजम्पशन क्या है, और सबसे ज़रूरी चीज़ आपकी जानकारी के लिए कि वेट बहुत बड़ा फैक्टर है। जितना लाइट एयरक्राफ्ट इंजन होगा उतना जहाज़ के लिए अच्छा है, बिकॉज जो इंजन का वेट होता है वो मैक्सिमम होता है किसी भी एम्प्टी एयरक्राफ्ट में। तो उसको प्लान ये रहता है कि हम इसको हल्के से हल्का बनाएं, और दूसरी रिक्वायरमेंट रहती है कम से कम फ्यूल कंजम्पशन, से कम तेल खपत, क्योंकि हम चाहते हैं जितना फ्यूल हमारे पास है वो मैक्सिमम डिस्टेंस के लिए कवर हो। तो फ्यूल कंजम्पशन लीस्ट होनी चाहिए, वेट लीस्ट होना चाहिए, और ये दोनों चीज़ें कावेरी में नहीं हुई। कावेरी इंजन बहुत भारी था कंपेयर टू इट्स पीयर्स, और उसकी फ्यूल कंजम्पशन भी ज़्यादा थी। ऐसे कई सारे फैक्टर्स थे, इसलिए उसको हमने 2013 में GTRE ने रद्द कर दिया फॉर LCA प्रोजेक्ट। उसके कारण डिले हुआ। उसके बाद G404 लिए, उसके बाद तेजस ने अपनी टेस्ट फ्लाइंग स्टार्ट की। तो अभी जो मैं पढ़ रहा था कि GTRE ने दोबारा काम स्टार्ट किया है अपने जेट इंजन्स के लिए। तो ये जो जेट इंजन्स बनेंगे अभी, इसमें अभी कोलैबोरेशन ले रहे हैं, टेस्ट बेड्स की बात चल रही है। आई डोंट नो कितना और टाइम लगेगा, बट कोशिश जारी है कि भारत एक अपना। बट खुशी की बात यह है कि इसके दौरान आपने देखा होगा कि प्रधानमंत्री ने कुछ दिन पहले हैदराबाद में साफरान, एक कंपनी है फ्रांस की, तो वो जो इंजन्स बना रहे हैं, जो M88 है जो रफेल में लगता है, स्नेकमा है जो कंपनी जो मिराज 2000 में इंजन लगते हैं, वो उसकी जो मेंटेनेंस, रिपेयर एंड ओवरऑल की फैसिलिटी है वो हैदराबाद में लगा दी। तो फ्रांस के जो प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति अगले महीने आ रहे हैं, तो वो ये जो रफेल का असेंबली लाइन है उसको FAL बोलते हैं, फाइनल असेंबली लाइन FAL, वो भारत में लगाने के चाहते हैं। और ये नागपुर के पास एक जगह ली जाएगी जहाँ पे रफेल असेंबल होंगे। क्यों ऐसे होंगे? क्योंकि रफेल की जो डिमांड है वो इस वक्त इतनी ज़्यादा है, करीब 550-600 जहाज़ों का ऑर्डर है करीब 7-8 कंट्रीज़ में। और अगर भारत 114 लेता है तो रफेल के जो एयरफ्रेम है, जो उसकी बॉडी है, उसके कंपोनेंट्स ऑलरेडी टाटा एरोस्पेस बना रही है, डायनामेटिक टेक्नोलॉजी बना रही है, महिंद्रा डिफेंस कुछ कंपोनेंट्स बना रहे हैं, और C295 जो कि वडोदरा में बन रहा है, उसकी जो स्टार्टअप कंपनीज हैं वो बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स, वायरिंग, रेडार्स के पार्ट्स। बट 3-4 चीज़ें हैं जो हमें अभी भी इंपोर्ट करनी पड़ रही हैं। एक है इजेक्शन सीट, तो पायलट जिस सीट पर बैठता है, जो इजेक्ट होती है, वो अभी भी 2 ही कंपनीज हैं वर्थवाइल दुनिया में वो मैन्युफैक्चर करती हैं। इंजन की 4 या 5 कंपनीज हैं जो कि ये टेक्नोलॉजी किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहती हैं, और कुछ इलेक्ट्रॉनिक एंड रडार के कंपोनेंट्स हैं जो कोई शेयर नहीं करना चाहता। इसके अलावा भारत काफ़ी हद तक आगे बढ़ चुका है, और जो मैं पढ़ रहा था जो एग्रीमेंट अभी साइन होगा अगले महीने, उसमें भारत ने ये कहा है कि हमारा 60% जो रफेल का कंपोनेंट्स हैं ओवर नेक्स्ट फ्यू ईयर्स, नेक्स्ट 8 to 10 ईयर्स शुड बी इंडिजिनस। तो ये अगर भारत में इसकी फाइनल असेंबली लाइन लग जाती है, और हैदराबाद में जो इंजन का सेटअप लगा रहे हैं M88 का, जो कि और कंट्रीज़ में भी जो रफेल उड़ेंगे उनके भी जहाज़ यहाँ ओवरऑल सर्विसिंग के लिए आएंगे, तो एक इकोसिस्टम बनेगा भारत में, जिसमें इंजन मैन्युफैक्चरिंग, मेंटेनेंस, रिपेयर, ओवरऑल असेंबली लाइंस, तो उससे जो MSMEs हैं, जो हमारी इंडस्ट्रीज़ हैं, उसमें बहुत ज़्यादा जोर आएगा। और आने वाले दिनों में मेरी समझ से 8 से 10 साल के अंदर एक एविएशन का इकोसिस्टम भारत में बनेगा, जो कि हमारे देश के लिए बहुत अच्छा है। इंजन बहुत लोग अगर चाहें भी तो बना सकते हैं, बट सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि इंजन को जो सर्टिफिकेशन करना पड़ता है, सर्टिफाई, कि ये जो भी पैरामीटर्स मैंने आपको बताए हैं इन सब में ये खरा उतरेगा, वो बहुत ही कम देश कर पाते हैं, और उन सब के पास टेस्ट बेड्स हैं, और टेस्ट बेड बनाने में करोड़ों करोड़ रुपए का खर्चा आता है। तो इस तरफ में भारत अब ध्यान दे रहा है, और मेरी समझ से आने वाले कुछ सालों में अगर हम इंजन का प्रोग्राम नेशनल लेवल पर लेते हैं, तो सबसे पहली चीज़ जो हमारे को देखनी पड़ेगी, क्योंकि आप कुछ भी कर लें, जब तक आप अपना खुद का इंजन, जेट इंजन नहीं मैन्युफैक्चर कर सकते, आप एविएशन, मिलिट्री एविएशन फील्ड में माने नहीं जाओगे। तो मैंने सोचा कि आपकी जानकारी के लिए ये चंद चीज़ें आपको बताता हूँ। ऐसी और चीज़ें और बातें सुनने के लिए मेरे को देखते रहिए। थैंक यू वेरी मच एंड जय हिंद।